नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, आज हम कल के लेक्चर के बाद का असहयोग आंदोलन, गांधी युग और असहयोग आंदोलन के बारे में हमने जो पढ़ा था, असहयोग आंदोलन का क्या कारण रहे और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम और उसकी प्रगति के बारे में हमने विस्तार से वर्णन किया था और उसमें हमने उसके सकारात्मक पक्ष की भी चर्चा की थी। अब आज हम उस असहयोग आंदोलन की कुछ दुर्बलताएं और उसने किस प्रकार बहिष्कार किया और उसका महत्व आंदोलन का क्या रहा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। शासन और दमन और प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार। प्रारंभ में आंदोलन के प्रभाव को दूर करने के लिए सरकार ने अमन सभाएं स्थापित करने की चेष्टा की, परंतु शासन की यह चेष्टा नितांत असफल सिद्ध हुई। सरकार की समझ में नहीं आता था कि इस अद्भुत स्थिति का कैसे सामना किया जाए। आंदोलन के आज्ञा से और आशा से अधिक बढ़ता देखकर सरकार ने अपना क्रूर दमन का आश्रय लेना प्रारंभ कर दिया। सरकार ने राजद्रोह तथा राजद्रोह सभा अधिनियम का खुलकर प्रयोग किया तथा आंदोलन के नेताओं को पकड़ना शुरू कर दिया। देशबंधु चित्तरंजन दास को मेमन सिंह ने एक सभा में भाषण देने से रोक दिया। इसी प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहुल हक को आगरा जाने, याकूब हुसैन को कलकत्ता जाने और लाला लाजपत राय को पेशावर जाने से रोक दिया। कुछ स्थानों पर तो बिना आवश्यकता के ही अत्यधिक शक्ति का प्रयोग किया गया। इस प्रकार की घटनाओं में ननकाना कांड सबसे प्रमुख है। 4 मार्च 1921 को गुरुद्वारे में किया गया। इस प्रकार की घटनाओं में सिख 4 मार्च 1921 को गुरुद्वारे में कुछ सिख एकत्रित हुए थे। यह बिल्कुल शांतिमय समुदाय था, लेकिन यकायक उन पर धावा बोल दिया गया और गोलियां चलाई गई, जिसमें सरकार के कथा अनुसार 70 मौतें हुई। जनता का उत्साह बढ़ता जा रहा था और इस बढ़ते उत्साह के कारण जुलाई 1921 में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार आंदोलन में तीव्रता आ गई। शासन ने भी अपने वचन को भुलाकर सितंबर 1921 में अली बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया और कांग्रेस महासमिति ने अपनी बैठक में अली बंधुओं की गिरफ्तारी का विरोध किया और गिरफ्तारी के विरोध में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दिन संपूर्ण देश में हड़ताल करने का निश्चय किया। शासन द्वारा पूरी शक्ति के साथ दमन चक्र जारी रखा गया और अब तो मारपीट, लाठी वर्षा और गोली रोजमर्रा की घटनाएं हो गई। सितंबर 1921 तक चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, मौलाना आज़ाद और गांधी जी के अतिरिक्त सभी मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस समय कुछ गिरफ्तारियां व्यक्तियों की संख्या लगभग 60,000 थी, लेकिन जनता का उत्साह कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। 17 नवंबर 1921 को जब प्रिंस ऑफ वेल्स बम्बई उतरे तो कांग्रेस ने निश्चय के अनुसार मुंबई में उनका स्वागत हड़ताल से किया। कलकत्ता और अन्य स्थानों पर भी प्रिंस का स्वागत हड़ताल और विरोध प्रदर्शन से किया गया। रजनी पामदत्त के शब्दों में, जनता की नफरत का ऐसा व्यापक और सफल प्रदर्शन पहले कभी नहीं हुआ था। जनता के अपूर्व उत्साह और ब्रिटिश सरकार के दमन को देखते हुए आंदोलन के अंतर्गत कोई नवीन कदम उठाना जरूरी हो गया था। अतः 1 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने वायसराय को पत्र लिखते हुए चेतावनी दी कि यदि 7 दिन के अंदर सरकार ने अपनी दमन नीति में परिवर्तन नहीं किया तो बारडोली और गुंटूर में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिसमें करना दो का कार्यक्रम भी शामिल होगा। इसके बाद में चोराचारी कांड और आंदोलन का अंत। लेकिन 7 दिन का समय समाप्त होने के पूर्व ही एक ऐसी घटना हुई जिसने संपूर्ण स्थिति को बदल दिया। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक गांव में पुलिस के बल के प्रयोग से जनता ने उत्तेजित होकर थाने में आग लगा दी।
जिसके फलस्वरूप थानेदार और 21 सिपाही जलकर मर गए। अहिंसावादी गांधी हिंसा के इस क्रूर प्रयोग को सहन नहीं कर सके। उन्होंने चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस आदि सभी नेताओं द्वारा मना किए जाने पर भी 11 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित कर दिया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर 6 वर्ष की सजा दे दी गई। आंदोलन के आकस्मिक स्थगन का अन्य नेताओं द्वारा तीव्र विरोध किया जाना नितांत स्वाभाविक था। मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय ने जेल से ही लंबे पत्र लिखकर गांधी जी को किसी न किसी स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंड देने के लिए आड़े हाथों लिया। सुभाष चंद्र बोस ने सामान्य भावना को व्यक्त करते हुए कहा, ठीक उस समय जबकि जनता का उत्साह चरमोत्कर्ष पर था, वापस लौटने का आदेश दे देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम न था। बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेसियों और जनता के एक भाग द्वारा आंदोलन के स्थगन को राष्ट्रीय अपमान समझा गया। आंदोलन के स्थगित होने से हिंदू मुस्लिम एकता का भी विपरीत प्रभाव पड़ा। अब इस तरह से इस आंदोलन का जो प्रारंभ बहुत सकारात्मक रूप से किया गया था, उसका अंत किया गया और इस आंदोलन की कुछ दुर्बलताएं रहीं। दुर्बलताओं को मैं आपके सामने समझाने का प्रयास कर रही हूँ। आंदोलन की संभवतः सबसे बड़ी दुर्बलता जो थी वो राजनीति में धर्म का प्रवेश था, जिसके राजनीति में धर्म का प्रवेश था, जिसके दूरगामी परिणाम बहुत घातक हुए। खिलाफत का प्रश्न जो एक धार्मिक प्रश्न था, उसे राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक मसले के साथ मिलाना दुर्भाग्यपूर्ण था। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ऐसा किया था, लेकिन इसने भारतीय राजनीति में धार्मिक कट्टरता को प्रवेश प्रदान किया और इसका दूरगामी प्रभाव हिंदू मुस्लिम तनाव के रूप में प्रकट हुआ। मजूमदार द्वारा ही ठीक ठीक लिखते हैं कि गांधी जी द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए चुना गया आधार बहुत कमजोर था। आंदोलन से भारतीयों में जिन उच्च आशाओं ने जन्म लिया था, उनमें से किसी के भी पूरे हुए बिना आंदोलन के स्थगन का मनोवैज्ञानिक प्रभाव अच्छा नहीं था। बोस लिखते हैं कि 1 वर्ष में स्वराज्य प्राप्त करने का वचन न लेकर अविवेकपूर्ण वरन बालक दृश्य भी था। जन मनोवृत्ति का ध्यान रखते हुए हिंसा की छुटपुट घटनाओं को गांधी जी के द्वारा स्वाभाविक समझा जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त ये घटनाएं शासन द्वारा किए गए दमनात्मक कार्यों की प्रक्रिया के रूप में प्रकट हुई थी और इस रूप में इन घटनाओं का उत्तरदायित्व शासन पर डाला जाना चाहिए था। आंदोलन को सहसा स्थगित कर देना अबुद्धिपूर्ण या अबुद्धिमता था। साधारण अनुमान के अनुसार यह कहा जा सकता है कि यदि यह आंदोलन कुछ समय तक और चलता रहता तो सरकार के लिए सुधारों की नवीन और सारपूर्ण योजना की घोषणा आवश्यक होती, क्योंकि बच्चों असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता में एक मील का पत्थर साबित होता अगर गांधी जी ने उसे अहिंसा का रूप धारण न देकर के समाप्त कर दिया होता। कुछ दुर्बलताएं होते भी इस आंदोलन ने स्टूडेंट्स भारतीय राजनीति में अपनी अहम भूमिका स्थापित की है। अब मैं बच्चों इसका आंदोलन का महत्व आपको बताऊंगी। उपयुक्त दुर्बलताओं के होते हुए भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसका पहला कारण इसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक जन आंदोलन का रूप प्रदान किया। इसमें जनता में अपूर्व त्याग और साहस की भावना का संचार किया। अब तक देशभक्ति या राष्ट्रीयता कुछ गिने चुने व्यक्तियों की विरासत समझी जाती थी। महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन के प्रभाव से यह सर्वसाधारण की संपत्ति बन गई। असहयोग आंदोलन पहला जन आंदोलन था और इसने भारतीय जनता को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। महात्मा जी और कांग्रेस की यह एक और आश्चर्यजनक सफलता थी। असहयोग आंदोलन की महत्वता के संबंध में कूपलैंड लिखते हैं, उन्होंने यानी गांधी जी ने वह काम किया जो तिलक भी नहीं कर सके थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर बढ़ना सिखाया। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी नहीं जनप्रिय भी बनाया। सभी
अभी वह नगरों के बुद्धिजीवी वर्ग तक ही सीमित था, अब वह गांव की जनता तक पहुंच गया। ऐसा कुपलैंड के शब्दों में उन्होंने गांधी जी के लिए व्यक्त किया। वहीं दूसरा इसका महत्वपूर्ण कदम यह था कि आंदोलन के द्वारा साधारण जनता को निर्भीकता प्रदान की गई। पहले जनता सरकार का विरोध करने में बहुत घबराती थी, जेलों से डरती थी। इस आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि जनता निर्भीक हो गई और सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने से नहीं डरने लगी। अब सार्वजनिक सभाओं में सरकार की आलोचना करना साधारण बात हो गई और बच्चे बच्चे के मुंह से स्वराज्य शब्द सुनाई देने लगा। तीसरा पॉइंट इसका है, इस आंदोलन का एक लाभ यह हुआ कि जब तक आंदोलन चलता रहा, ब्रिटिश सरकार जनता का पूर्ण सहयोग करने के लिए प्रयत्नशील रही। इस हेतु उसने 1919 के सुधारों को उदारतापूर्वक कार्यान्वित किया और उदारवादियों को अपना हर तरह का सहयोग दिया। और अंतिम पॉइंट है, कांग्रेस ने जो रचनात्मक कार्यक्रम अपनाया, जैसे खादी, चरखा काटना, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं का संचालन करना और विदेशी माल के बजाय स्वदेशी को अपनाना, इससे भी देश को बड़ा भारी लाभ हुआ। सुभाष चंद्र बोस आंदोलन की सफलताओं को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि 1921 के वर्ष ने निसंदेह एक सुव्यवस्थित दलीय संगठन प्रदान किया। इसके पूर्व कांग्रेस एक वैधानिक दल और मुख्यतः बात करने वाली संस्था थी। महात्मा जी ने इसे नया विमान और नया विधान के रूप में स्वीकार किया और देशव्यापी बनाया। उन्होंने इसे क्रांतिकारी संगठन के रूप में परिवर्तित किया। तो बच्चों, आज हमने इस आंदोलन की पूर्णता के साथ में इसका महत्व, इसकी दुर्बलताएं और किस तरह से इसने अपना भारतीय राजनीति में योगदान दिया, उसके बारे में चर्चा की। आज के व्याख्यान में इतना ही।